वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम मुदस्सिर हामिद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सीरीज ऑफ वीडियोस। इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस वी विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, and later after that we will take another series of videos in which we will explain about the applications of biotechnology, right? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस की, बेसिक टेक्निक क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, राइट? तो लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, डेफिनेशन में लिखा है बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, वेरी रिसेंट मॉडर्न ब्रांच, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज किया जाता है। Living organisms are used to develop, the use of living organisms to develop products, to develop technologies, to develop processes for the welfare of the mankind, right? ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज किया जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें डेवलप करने के लिए जिससे मैनकाइंड को फायदा मिले, राइट? बायोटेक्नोलॉजी can be divided into two branches. दो ब्रांचेस में हम बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, राइट? द फर्स्ट वन इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. Is it okay? Old biotechnology means use of natural potential and processes of organisms. मैं यहां लिखता हूं use of natural potential and processes of living organisms. Use of natural potential and processes of living organisms to produce products on a commercial scale, right? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में किया क्या जाता था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एबिलिटी को यूज किया जाता था ऐसी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए जिनसे इंसान को फायदा मिले, एंड दोज प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल. मैं एग्जांपल दे सकता हूं, हमको पता है यीस्ट के बारे में. यीस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यीस्ट? दो टाइप्स के होते हैं, बेकर्स यीस्ट एंड ब्रेवर्स यीस्ट. अगर हम इसी यीस्ट के ब्रेवर्स यीस्ट को, नेचुरल एबिलिटी है इसकी, इट हैज गॉट द एबिलिटी टू फर्मेंट द ऑर्गेनिक मैटर. इसकी इस नेचुरल एबिलिटी को यूज किया जाए टू प्रोड्यूस द अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑन अ लार्ज स्केल, राइट? इट कैन बी इंक्लूडेड इन द ओल्डर ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सिमिलरली हम बेकर्स यीस्ट की नेचुरल एबिलिटी ऑफ बेकिंग को यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बेकिंग प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल, राइट? आपको पता है देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे हम एंटीबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं, राइट? वी कैन यूज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स ऑन अ लार्ज स्केल. ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन दिस ओल्डर ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट? लेकिन आपके सिलेबस में, हमारे नीट के सिलेबस में ये, इसके बारे में हमने कुछ खास पढ़ना नहीं है. वी हैव टू टॉक अबाउट द मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. And this modern biotechnology branch includes genetic engineering. We have to focus here on genetic engineering. So what is genetic engineering? Simply it is the manipulation of genome of living organisms. Manipulations of genomes of living organisms.
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीनोम. व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज द टोटल कंटेंट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम को ऑल्टर किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए. क्यों? सवाल यह है कि मैनिपुलेट क्यों करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम को? मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू गिव desired results, to give desired products. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, राइट? थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बोल दूं. जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, लेट मी रब इट. जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई 1970s में. इसका ओरिजिन हुआ 1970s में. कैसे ओरिजिन हुआ, थोड़ा सा हम उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, राइट? लेट मी राइट हियर. सबसे पहले हम बात करेंगे 1971 की. इन 1971 एक बायोकेमिस्ट था, उसका नाम था पॉल बर्ग. PAUL, Paul Berg. He is regarded as the father of biotechnology, right? What he did, Paul Berg ने किया क्या? इसने lambdaphage, a type of a bacteriophage. What is a bacteriophage? Bacteriophages are the viruses which infect bacterial cells. इसने lambdaphage के DNA piece को, a piece of DNA from lambdaphage was introduced into the DNA of a virus. एक वायरस है जो मंकीज को इन्फेक्ट करता है. उस वायरस का नाम है सीमियन वायरस 40, राइट? लैम्डाफेज के डीएनए से कुछ पीस निकाला, उस डीएनए पीस को इंट्रोड्यूस किया विद द डीएनए ऑफ द विद द जीनोम ऑफ द सीमियन वायरस 40 टू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द DNAs, right? इससे क्या हुआ? This laid the foundation. This opened the door of a very interesting and a very helpful branch of biology. That branch of biology is the biotechnology, right? Then in 1973 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट्स दो, एक का नाम था हर्बर्ट बॉयर और दूसरे का नाम था स्टैनली कोन. In 1973, Stanley Cohen and Herbert Boyer इन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम किया. What they did, they combined a gene from a bacterium with the plasmid of the E. coli. They combined the gene of a bacterium with the plasmid of E. coli. E. coli से प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड लिया और किसी बैक्टीरियम से कोई पर्टिकुलर जीन लिया, इन दोनों को कंबाइन किया, राइट? They were able to combine these two and get a product, get a combined DNA. उस combined DNA को बोला गया recombinant DNA. Recombinant DNA. They achieved this feat in 1973 approximately. Is it okay? Since the DNA produced by the combinations of these two pieces of the genome, what is plasmid होता क्या है? You might be knowing this. Plasmids are the extra chromosomal DNA molecules, circular, double-stranded.
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स। सारे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर नहीं होते, कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होते हैं। और प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल्स को एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। माने प्लाज्मिड्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, बट दे प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स टू द बैक्टीरियल सेल्स। इज इट ओके? तो इकोलाई में प्लाज्मिड था, इकोलाई प्लाज्मिड के साथ उसको काट के उसके अंदर किसी और बैक्टीरियम का जीन डाल दिया। दे गॉट अ डीएनए, दैट डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए एंड द बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल जीन। दिस डीएनए इज नोन एज recombinant डीएनए। दैट्स व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो नोन एज recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें recombinant डीएनए बनता है। recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी, right? Let me tell you one thing, this recombinant DNA can also be named as, it can also be termed as chimeric DNA. Is it okay? This feat was achieved in 1973 approximately by Stanley Cohen and Herbert Boyer. One more point I need to mention here is biotechnology में, rather मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? होस्ट सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एंजाइम्स कहा, एंजाइम्स बहुत तरह की एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, बट वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उन एंजाइम्स के बगैर जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। उन एंजाइम्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की डिस्कवरी के बारे में बोलूं, restriction endonucleases are the enzymes, very important, the most important enzymes involved in the process of genetic engineering. 3 साइंटिस्ट का मैं नाम लूंगा। एक का नाम था आर्बर, दूसरे का नाम स्मिथ, आर्बर, स्मिथ, एंड द थर्ड नेम इज नेथन्स। आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स। These 3 have got the Nobel Prize. किस लिए? For the discovery of restriction endonucleases. Right? These are the some of important names which are associated with the origin of the branch of biology, that branch of biology is known as biotechnology. नाम क्या क्या है? आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स. They are associated with the discovery of restriction endonucleases and they got the Nobel for this. Stanley Cohen and Herbert Boyer, they've prepared, for the first time they prepared a chimeric DNA, they prepared a recombinant DNA. But the origin of this branch of biology happened way back in 1971 due to the effort made by Paul Berg, where he combined the virus, the two viral DNAs, or lambda-phage DNA. He was introduced by him into the DNA of simian virus 40. Okay? Historical background के बाद हम बेसिक प्लान जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उसको देखेंगे. What basically is done in genetic engineering, right? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या प्रिंसिपल्स, क्या प्रोसेसेस होते हैं, हमने इस यूनिट में, इस चैप्टर में डिस्कस करना है. बट फॉर नाउ हम यहां पर बात करेंगे द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे पैसेंजर डीएनए की. राइट? मान लीजिए it is a piece of double stranded DNA. इसको हम पैसेंजर डीएनए बोलेंगे.
अब ये पैसेंजर डीएनए भैया है क्या? पैसेंजर डीएनए वो वाला डीएनए फ्रैगमेंट है जिसके अंदर वो जीन है जो जीन को हम किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, राइट? पैसेंजर डीएनए हमने लाया कहां से है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पैसेंजर डीएनए, लेट हमारे पास बैक्टीरियल सेल है एंड मान लीजिए इस बैक्टीरियल सेल में एक प्लाज्मिड भी है। दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ओके, तो what can be achieved, what will happen in this genetic engineering procedure? सबसे पहले बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लाज्मिड्स, extraction of plasmid from the bacterial cell. Is it okay? उसके बाद इस प्लाज्मिड को कट किया जाएगा like this. This is the cut out plasmid. अब सवाल ये है कि इस प्लाज्मिड को कट कैसे किया जाएगा? अभी मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बोलते हैं, दोज आर यूटिलाइज्ड टू कट द पीसेस ऑफ डीएनए। कैसे वो काम करते हैं वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस यूनिट, राइट? सो दिस इज द कट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से काटेंगे, अब ये सर्कुलर नहीं रहेगा, लीनियराइज होगा, ओपन हो जाएगा। इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, राइट? अब हमने क्या करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस पैसेंजर डीएनए। क्यों? क्योंकि पैसेंजर डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है, जिस जीन के एबिलिटी को हम यूज करना चाहते हैं, उस जीन से हम कोई प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं। इस जीन को हमने लाया कहां से, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। हमने क्या करना है, हमने इस जीन को इसके साथ इंट्रोड्यूस करना है। ओके, ये हमने इन दोनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन कैसे करते हैं? अगेन डीएनए फ्रैगमेंट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। द एंजाइम्स आर नोन एज डीएनए लाइगेसेस। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वी विल गेट अ प्लाज्मिड लाइक दिस। अब ये प्लाज्मिड लीनियर नहीं रहेगा, इट विल अगेन बिकम सर्कुलर। इट विल बी रिसर्कुलराइज्ड, बट इट विल बी रिसर्कुलराइज्ड इन दिस मैनर। जहां पर हमने इसको कट किया था वहां पर आ गया पैसेंजर डीएनए, यानी कि इट्स अ प्लाज्मिड नाउ कंसिस्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनएस, द डीएनए ऑफ द पैसेंजर डीएनए एंड द प्लाज्मिड डीएनए। दिस डीएनए विल बी नेम्ड एज recombinant DNA. Recombinant DNA. अभी मैंने कहा इट इज ऑल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए, राइट? अब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का करना क्या है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू अ होस्ट सेल। मान लीजिए ये होस्ट सेल कोई बैक्टीरियल सेल ही है। लेट इट इज द होस्ट बैक्टीरिया, राइट? दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस होस्ट बैक्टीरियम। ये रहा बैक्टीरियल सेल का अपना जीनोम। जब ये अंदर जाएगा द बैक्टीरियल सेल विल हार्बर दिस प्लाज्मिड एज वेल लाइक दिस। ओके, ये बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया, इस बैक्टीरियल सेल को हम ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, राइट? अब क्या, अब देख लीजिए, ये बैक्टीरियल सेल नॉर्मल तरीके से ये डिवाइड होगा बाय बाइनरी फिशन। आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइकिल्स ऑफ बाइनरी फिशन इट विल प्रोड्यूस अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स,
और उस कॉलोनी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे, 1000 बैक्टीरिया, 10,000 बैक्टीरिया, 1 लाख बैक्टीरिया, हर बैक्टीरियम के अंदर, कॉलोनी के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे, उनमें से हर बैक्टीरियल सेल के अंदर इस पैसेंजर डीएनए की कॉपी होगी। व्हाट इज दिस पैसेंजर डीएनए? ये पैसेंजर डीएनए हमने कहीं से लाया है और इस पैसेंजर डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है, जिस जीन के प्रॉपर्टी के, जिस जीन के पोटेंशियल को हमने यूज करना है, राइट? अब देखो, एक और चीज हम कर सकते हैं। जैसे ही हमने कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया बनाया, उस कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में हर बैक्टीरियम के अंदर ऑब्वियसली प्लाज्मिड्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, जाहिर सी बात है, प्लाज्मिड डीएनए है तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। अगर इस प्लाज्मिड का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के प्रोसेस को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। व्हेन दिस प्लाज्मिड एक्सप्रेसेस, मतलब इस कॉलोनी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स में सारे के सारे प्लाज्मिड्स एक्सप्रेस होंगे, उनके अंदर जितने भी जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे, राइट? इसका मतलब पैसेंजर डीएनए के अंदर वाला जीन भी एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस होना मतलब पैसेंजर डीएनए वाले जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बना। मतलब इस कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में कैपेबिलिटी है एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की। उस प्रोटीन को हम सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन यूज दैट प्रोटीन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड। इज इट ओके? हाँ, मैं यहां लिख सकता हूं डिजायर्ड प्रोटीन। So this is the basic plan of what has to be done in the experiment of the genetic engineering. इसी बेसिक प्लान, ये वैसे तो ऑन पेपर इजी दिखता है बट इट्स नॉट इजी। इस बेसिक मैकेनिज्म में एक एक पॉइंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, what principles are used in each and every step of this mechanism of genetic engineering, what requirements are needed there at each and every step of the genetic engineering. We have to study this in detail. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आज के वीडियो में पैसेंजर डीएनए की। क्या है ये पैसेंजर डीएनए, कहां से लाया हमने ये पैसेंजर डीएनए? लेट्स टॉक अबाउट दिस अ बिट। इज इट ओके? हम पैसेंजर डीएनए की बात करेंगे। पहले देखेंगे पैसेंजर डीएनए आया कहां से। हाँ, पैसेंजर डीएनए हमने कैसे लाया, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करनी है, राइट? बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड कैसे निकाला, इसके बारे में हमने बात करनी है। फिर इन दोनों चीजों को जोड़ा कैसे, ये अलग स्टेप आएगा, इसके बारे में हमने बात करनी है। फिर इसको बैक्टीरियल होस्ट बैक्टीरियम के अंदर डाला कैसे, हाँ, इसके बारे में हमने बात करनी है डिटेल में। देन हाउ कैन वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके, ईच स्टेप, हर स्टेप में हम हर स्टेप को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए ये वो डीएनए है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन का मतलब है वो जीन जो हमको पता है कि ये एक यूजफुल जीन है। इस यूजफुल जीन से एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, हमको वही प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन। मैं एग्जांपल बोलूं तो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक प्लांट है, प्लांट के अंदर एक जीन है, इस जीन का नाम है जीन एक्स। इस जीन एक्स की एबिलिटी है, जीन एक्स एक ऐसा प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन की मेडिसिनल वैल्यू बहुत जबरदस्त है। Let us take an example. I will repeat. A tree is there, a plant is there. इस प्लांट के अंदर एक जीन है, इस प्लांट के डीएनए के अंदर एक जीन है। Let that name of that gene is gene X. इस जीन X की कैपेबिलिटी क्या है? जब ये जीन X एक्सप्रेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ये एक प्रोटीन बनाएगा। Let the name of that protein is protein X. हमको पता है कि ये प्रोटीन X का मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको हम बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो रिसर्चर के दिमाग में ये है कि मैं इस प्लांट से ये जीन एक्स निकाल लूं, राइट? इस जीन एक्स को मैं लेबोरेटरी में किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड के अंदर डालूं, तब जाके मैं लेबोरेटरी में इस प्रोटीन को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करूं। इज इट ओके? राइट है ना? तो पैसेंजर डीएनए क्या है? इट्स अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए।
which contains a desired gene, a specific gene which has got a very high importance. Is it okay? तो पैसेंजर डीएनए हम कहां से लाते हैं भैया? पैसेंजर डीएनए हम 3 जगह से ला सकते हैं. पैसेंजर डीएनए कैन बी गॉट फ्रॉम 3 सोर्सेस, राइट? एक, इट कैन बी अ सिंथेटिक डीएनए. लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया हुआ है डीएनए, ये भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस वाले डीएनए का ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं. इट कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. शायद आपको पता हो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक ऐसा डीएनए है विच इज गॉट फ्रॉम रिट्रोवायरसेस आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, रिट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता बल्कि आरएनए होता है, और उनमें आरएनए अंडरगोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. नहीं तो रूल क्या है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ क्या है? अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनेगा, देन आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन. बट अगर वायरस के अंदर ऑलरेडी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें आरएनए से आरएनए थोड़ी बनेगा. क्या बनेगा? आरएनए फर्स्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए. वो डीएनए जो आरएनए से बनेगा उस डीएनए को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. उसके बाद इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा, इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन, सॉरी नॉर्मल आरएनए, देन नॉर्मल आरएनए अंडरगोस ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस प्रोटीन, राइट? तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रिट्रोवायरसेस? इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए का बैकवर्ड ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए बनेगा. नहीं तो डीएनए से आरएनए बनना चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलूं बैकवर्ड ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए से डीएनए बना, दैट डीएनए इज नोन एज cDNA. दिस cDNA कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ पैसेंजर डीएनए इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इज द रैंडम डीएनए. अब ये रैंडम डीएनए क्या है? रैंडम डीएनए मतलब डीएनए जो हमने किसी सेल से एक्सट्रैक्ट किया. कौन सी सेल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हम रैंडम डीएनए को प्लांट सेल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हम रैंडम डीएनए को एनिमल सेल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हम रैंडम डीएनए को बैक्टीरियल सेल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और वी कैन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम वायरसेस एज वेल, राइट? तो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट दिस रैंडम डीएनए? क्या प्रोसीजर क्या है इस डीएनए के एक्सट्रैक्ट करने का? मैं यहां पर कुछ 2-4 पॉइंट्स लिखूंगा. सबसे पहले मान लो हमने प्लांट सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है या बैक्टीरियल सेल से. सबसे पहला स्टेप आएगा, मैं लिखूं यहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ रैंडम डीएनए, राइट? द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट method, the first step in this extraction of DNA is the cell lysis. जिस सेल से हमने डीएनए को निकालना है उस सेल को ब्रेक करना है. लाइसिस माने ब्रेक डाउन ऑफ सेल, राइट? हाउ इज दिस अचीव्ड? ये 2 तरीके से हो सकता है. एक मैकेनिकल प्रोसेस, से, मैकेनिकल मेथड से, एंड अनदर वन इज केमिकल प्रोसेस, राइट? मैकेनिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सेल सस्पेंशन को, सेल सॉल्यूशन को लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब को होमोजेनाइजर में डालते हैं. हाँ, फिर इस होमोजेनाइजर का क्या होता है? होमोजेनाइजर रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड. उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, द सेल्स रप्चर. सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं. इनफैक्ट न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल, वो भी रप्चर हुआ. न्यूक्लियस के अंदर है क्या चीज? क्रोमोसोम, डीएनए. तो डीएनए आ गया बाहर. अब ये सवाल है कि उस डीएनए में बहुत सारी इंप्योरिटीज होते हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सेल रप्चर हुआ है. प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, बहुत सारे इंप्योरिटीज हैं. बाद में हमने उस डीएनए को सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है. केमिकल मेथड भी है. केमिकल प्रोसेस में सेल सॉल्यूशन के ऊपर सोप्स या डिटर्जेंट्स डाले जाते हैं.
डिटर्जेंट्स और सोप्स आर यूज्ड, व्हाट दे डू, ये डिटर्जेंट्स क्या काम करते हैं, दे डिग्रेड लिपिड्स। यू मस्ट बी नोइंग दिस कि सेल्स का मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका मेम्ब्रेन, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड्स है लिपिड, अगर हमने डिटर्जेंट डाल दिया तो सारे लिपिड डिग्रेड हो गए, अब मेम्ब्रेन्स का क्या बचा, प्रोटीन्स, राइट। दोज प्रोटीन्स आर broken by enzymes which are known as proteinases। तो मतलब डिटर्जेंट डाला जाता है सेल सॉल्यूशन के ऊपर, फिर प्रोटीनेस एंजाइम्स डाले जाते हैं लाइक प्रोटीनेस के, इससे सेल्स मेम्ब्रेन्स और सेल ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन फ्री हो जाते हैं, राइट। तो सेल फट गया, रप्चर हो गया, और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर, राइट। हाँ, इफ वी आर टेकिंग अ प्लांट सेल में हमने कुछ मैकेनिकल प्रोसेस ज्यादा करनी पड़ती है। प्लांट सेल्स आर कवर्ड बाय सेल वॉल, तो सेल वॉल को ब्रेक करना होता है। हम उससे क्या करते हैं, हम एक मोटर एंड पेसल लेते हैं, पहले उस ऑर्गन को जिससे हमने सेल्स को लेना है उसको क्रश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेसल, या डायरेक्टली हमने सेल्यूलेस एंजाइम्स डाल दिए। सेल्यूलेस एंजाइम्स क्या काम करेंगे, दे विल क्रश द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। इज इट ओके? अगर हमने बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकालना है तो वी विल यूज द एंजाइम, हाँ यहां लिखूं मैं, वी विल यूज द एंजाइम्स लाइसोजाइम। शायद मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है लाइसोजाइम का काम। लाइसोजाइम ब्रेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। हाँ, सेल्यूलेस एंजाइम्स हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, एंड दीज कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने करना क्या है, सेल्स को लाइस करना है, ब्रेक करना है। सेल्स हम ब्रेक कर सकते हैं आइदर बाय मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में अगर प्लांट सेल है तो पहले उस ऑर्गन को क्रश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेसल, जिससे सेल्स को हमने लेना है। अगर प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम एंजाइम डाल सकते हैं, प्लांट सेल है तो सेल्यूलेसिस डाल सकते हैं, राइट। केमिकल प्रोसेस में क्या किया जाता है, केमिकल प्रोसेस में डाले जाते हैं सेल सॉल्यूशन के ऊपर डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। दोज डिटर्जेंट्स एंड सोप्स डिग्रेड लिपिड्स। Then proteinase enzymes are also introduced. Proteinase enzymes will degrade the proteins of the membranes and the cells are ruptured. They come out in the form of a mixture, in the form of a suspension. उस suspension में सारे materials solution के form में है। हमने उस solution से अब DNA को separate out करना है। इसके बाद आएगा हमारा दूसरा step, इसी extraction of DNA. The second step in the process of extraction of DNA is precipitation. Precipitation. Right. What is done in this precipitation? Cell lysis के बाद मैंने पहले ही कहा DNA is mixed with mashed up cell parts. After cell lysis, ये मैंने अभी कहा, DNA is mixed with mashed cell fragments या cell parts। हमने इन सेल पार्ट्स के मिक्सचर से डीएनए को सेपरेट आउट करना है। सबसे पहली बात हम डालते हैं फर्स्ट sodium ions. Sodium ions are introduced in the mixture. Sodium ions are introduced in the cell solution. ये sodium ions क्या करेंगे? They will neutralize. किसको neutralize करेंगे? You might be knowing that DNA के ऊपर charges कौन से होते हैं? Due to the phosphate groups, DNA has negative charges. अब हमने सोडियम आयंस डाले तो सोडियम आयंस उन डीएनए मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, राइट। दे विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए स्टेबलाइज हो गया, राइट, और लेस वाटर सॉल्युबल हो गया। ड्यू टू दिस डीएनए बिकम्स स्टेबल।
and less water soluble. Less water soluble. Is it okay? ये चीज करने के बाद अल्कोहल डाला जाता है, प्रेफरेबली चिल्ड इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. देन चिल्ड इथेनॉल or isopropanol is introduced. What this chilled ethanol or isopropanol do? ये क्या काम करेगा? It causes the precipitation of DNA. Causes the precipitation of DNA. Right? ये DNA बाकी एक्वस सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट होगा. हम इस डीएनए को उठाएंगे, थोड़ा बहुत इसमें इंप्योरिटीज अभी भी हो सकते हैं, इस डीएनए को और थोड़ा प्यूरिफाई करेंगे तो आ गया हमारे पास क्या, इस सेल से निकला हुआ डीएनए. लेकिन हमने ये सारा का सारा डीएनए यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ इस डीएनए के अंदर जो डिजायर्ड फ्रैगमेंट है वो चाहिए. राइट? इस डीएनए के अंदर जो डिजायर्ड जीन है, जिस जीन की हमको जरूरत है, हमको वो जीन चाहिए. So how that gene is extracted from this DNA which has been extracted, ये कैसे करेंगे हम? We will study about this in our next video. Okay? तो हमने करना क्या है, हमने देखना है कि ये जो DNA हमारे पास है, जो प्रेसिपिटेट आउट हुआ है सेल लाइसिस के बाद, इस DNA के अंदर एक डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन को हमने अलग करना है. ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. डिजायर्ड जीन को हमने अलग किया, उसके बाद उस डिजायर्ड जीन को हमने कंबाइन कराना है, मिक्स कराना है, ज्वाइन कराना है विद द प्लाज्मिड दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, विद द प्लाज्मिड जिसको हमने बैक्टीरियल सेल से निकाला हुआ है. राइट? वी विल डिस्कस ऑल दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.